नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। झाबुआ जहां 41,50,000 के पुराने नोट बरामद हुए हैं। आरोपी के पास से ये 1,500 के पुराने नोट मिले हैं। 6 गिरफ्तार। पुराने नोटों को बदलने के लिए आरोपी जा रहे थे। झाबुआ बस स्टैंड से पकड़े गए सभी आरोपी। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। 500 और 1,000 के नोट मिले हैं। 41,000, 50,000 रुपए ये मिले हैं। वीरेंद्र मिले हैं। वीरेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, 41,50,000 रुपए मिले हैं पुराने नोटों के, 1,000 और 500 के। जी बिल्कुल श्रद्धा, ये झाबुआ क्राइम ब्रांच की एक बड़ी कार्रवाई है। ये पुराने नोट संभवतः बदलाने के लिए ले जाए जा रहे थे और मुखबिर की सूचना के बाद में क्राइम ब्रांच पुलिस बस स्टैंड पहुंची और वहां से 6 लोगों को अपनी हिरासत में लिया है। इनके पास से 41,50,000 के नोट बरामद हुए हैं। सभी नोट 1,000 और 500 के हैं जो पुराने चलन में बंद हो चुके हैं। जो पुराने नोट थे उनको बरामद किया है। हालांकि पुलिस अब ये इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि नोट कहां से लेके आए थे, इनके हैं भी या नहीं है और कहां ये जा रहे थे, किसके पास में बदलाने के लिए जा रहे थे। पुलिस इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो पुलिस है, झाबुआ कोतवाली पुलिस है, अभी कुछ पता चल पाया है? नोटबंदी के करीब 2.25 साल बाद तकरीबन ये नोट इनके पास कहां से आए, कहां बदलने जा रहे थे? देखिए, झाबुआ एसपी ने अभी थोड़ी देर पहले ही पूरे मामले का खुलासा किया है। उनका ये कहना है कि इन आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की हो, नहीं इस मामले में, इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। पुलिस का कहना है कि जो एक दी स्पेसिफाइड बैंक नोट्स एक्ट 2017 बना था, उसके तहत इन मामला दर्ज किया गया, धारा 5 और 9 के तहत, और केवल इनसे पूछताछ करके सूचना देकर इनको वापस छोड़ दिया जाएगा। बाद में इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी जा रही है, वो इनसे पूछताछ करेगी नोट कहाँ से लाए थे, कहाँ ले जा रहे हैं। और बाकी पुलिस का ही कहना कि जो आगे की जो पूछताछ है उसी में ये पता चल पाएगा कि लोग कहाँ से नोट लेके आए थे और कहाँ पर किसके पास में बदलाने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन बड़ा मामला है, 41,50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती है। और एक झाबुआ जैसे जो आदिवासी बहुल इलाका है, वहां पर इस तरह की ये मामला सामने आना बड़ी बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। 3 दिन में 2 बीजेपी नेताओं की हत्या के बाद सूबे में सियासत अब गर्मा गई है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी कमलनाथ सरकार पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। पहले मंदसौर में, फिर बड़वानी में बीजेपी नेता की हत्या ने सूबे के सियासी पारे को चढ़ा दिया है। बीजेपी नेता मनोज ठाकरे की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। मनोज सुबह टहलने गए थे, बाद में उनका शव खेत में मिला। खबर मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और समर्थक नाराज दिखे। हमारी मांग है कि सीबीआई जांच हो और कितने दिन के अंदर सीआईडी जांच हो, सीबीआई जांच हो, जिस प्रकार की उच्च स्तरीय जो भी जांच होती हो, वो जांच कितने दिन में पूरी होगी। नहीं तो हम थाने का घेराव करेंगे, एसपी कार्यालय का घेराव करेंगे और कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। मंदसौर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नेता की हत्या को लेकर बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को घेरा। पूर्व सीएम ने मंदसौर की मांग सीबीआई से कराने की मांग की, साथ ही सूबे की सरकार पर कुछ भी न करने का आरोप चढ़ा। हमारे मंडल अध्यक्ष मार दिए गए। आज सवेरे सवेरे उनकी सर कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई और गृह मंत्री के गृह जिले में यह हत्याएं हुई है। मुझे सरकार कहीं से गंभीर नजर नहीं आती। ये नृशंस हत्या की मैं बहुत कड़ी आलोचना करता हूं। और आज मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कल हमने ज्ञापन सौंप करके कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर गुंडिज्म शुरू हो गया है, आज असुरक्षित मध्य प्रदेश बनना शुरू हो गया। वही गृह मंत्री का क्षेत्र है, कांग्रेस विधायक के घर के पास में हत्या हुई है। उधर बीजेपी के हमले से बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस ने दोनों हत्याओं को लेकर आपसी रंजिश को जिम्मेदार ठहराते हुए बीजेपी को घेरा। मंदसौर के अंदर जो नगर पालिका अध्यक्ष की हत्या हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी का आदमी शामिल था और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पैसे के लेन देन को होकर वो हत्या हुई थी। इसके बाद बड़वानी में आपसी रंजिश के कारण भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने ही उसकी हत्या की है। ये बात बिल्कुल साफ जाहिर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बदनाम करना चाहती है। राजनीतिक हत्याओं पर सियासत होना लाजमी है, लेकिन ये मामला कानून व्यवस्था से भी जुड़ा है। ऐसे में जबकि सूबे में कांग्रेस की सरकार है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करे। मंदसौर मामले में हत्या आरोपी को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बावजूद इसके दोनों मामलों पर आगे भी सियासत होगी। बड़वानी से पंकज शुक्ला के साथ भोपाल से शरद श्रीवास्तव, न्यूज 18 मध्य प्रदेश।
मंदसौर में नगरपालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद एक तरफ जहां सियासत लगातार गरमा रही है, वहीं परिजनों और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा सीबीआई की जांच की मांग के बाद अब प्रहलाद बंधवार के परिजनों के साथ पूरे नगर के समाज के लोग भी इस मांग में शामिल हो गए हैं। मंदसौर में आज सकल तेली समाज के नेतृत्व में सभी समाज के लोगों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन जुलूस निकाला और पुलिस कंट्रोल रूम पर एएसपी को ज्ञापन सौंपा। प्रहलाद बंधवार हत्याकांड के विरोध में निकाली गई इस मौन रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हुए। मध्य प्रदेश में तेजी से बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है कि प्रदेश में बढ़ रहे क्राइम को सख्ती से रोकेंगे। इसके लिए वो 11 जोन के आईजी के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे। वहीं बच्चन ने बड़वानी में हुई बीजेपी नेता की हत्या को आपसी रंजिश बताते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही। इधर मंदसौर में हुई नगरपालिका अध्यक्ष की हत्या की शिवराज सिंह ने सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि वो इसके लिए सीएम कमलनाथ से बात करेंगे और इंदौर में हुए कमोडिटी कारोबारी संदीप अग्रवाल हत्या जल्द खुलासा करने की भी बात कही। हमने ट्रेस कर ली, हत्यारा जो पकड़ा गया है और जो अभी बलवाड़ी की जो बात है, आपको शाम तक इसके भी रिजल्ट मिल जाएंगे। बहुत जल्दी जो हत्यारा जो है वो कानून की गिरफ्त में होगा। और पूरे मध्य प्रदेश के लिए पुलिस व्यवस्था और कानून व्यवस्था में और क्या करने की जरूरत है, कहाँ किस तरह का सुधार करना और कहाँ फेरबदल कराना है, वो सब फीडबैक लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ के हम सब इसको। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर ट्वीट करके पलटवार किया है। सीएम ने कहा है कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा को लेकर कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 सालों में बीजेपी ने प्रदेश को अपराध का अड्डा बना दिया है। वो लोग अब 1 महीने की सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 था, अब वो हमें कोसने से पहले अपने गिरेबान में झांके। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार के मंत्रियों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा लग गया हो। सारंग ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरह से हमने एमपी को विकास के रास्ते पर आगे पहुंचाया, कांग्रेस को भी उसी रास्ते पर आगे चलना चाहिए। देशद्रोह, देश को तोड़ना, समाज को तोड़ना, समाज में अनर्गल बातों का प्रचार प्रसार बढ़ जाए, यही कांग्रेस की नीति है, यही सिद्धांत है। और जब बंदर के हाथ में उस्तरा लग जाता, उस जैसी कहावत को लेकर कांग्रेस का हर मंत्री इस तरह की बातें कर रहा है, मुझे बड़ा आश्चर्य है। गंभीरता के साथ सरकार चलानी चाहिए। यदि आपको अल्पमत की सरकार मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतराने इठलाने लगो। कांग्रेस के मंत्रियों को चाहिए कि कुछ गंभीरता दिखाएं और मध्य प्रदेश 15 साल में जिस सुव्यवस्था के अंतर्गत चला था उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मध्य प्रदेश की रेल को डिरेल ना करें, पटरी से ना उतारें, मैं उनसे गुजारिश करूं। कमलनाथ सरकार ईसाइयों पर दर्ज धर्मांतरण से जुड़े झूठे केस वापस लेगी। विधि विधायी मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि धर्मांतरण के झूठे केसों को वापस लिया जाएगा। साथ ही मुस्लिम समेत दूसरे धर्मों के साथ हर वर्ग पर दर्ज झूठे केसों को भी सरकार वापस लेने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 15 साल के कार्यकाल में लोगों पर झूठे केस दर्ज किए हैं। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल का 1 महीना पूरा होने पर एक और वचन पूरा करते हुए राजनीतिक दुर्भावना से 15 साल में दर्ज झूठे मामलों को वापस लेने का फैसला कैबिनेट में लिया था। केस वापस लेने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और लोक अभियोजन अधिकारी की कमेटी भी बनाई गई है। जो केस वापस लेने की बात हो रही है केवल कांग्रेस जनों की नहीं है। 15 साल में जिन लोगों को भी हरास किया गया, परेशान किया, कोई भी पार्टी के हो, किसान हो, पत्रकार हो, वकील हो, कोई भी वर्ग का हो, जिन पे झूठे केस लगा के जिन्होंने अपनी कर्मचारी हो, जिन्होंने अपनी मांगों के लिए धरने प्रदर्शन किए, उन पर वो केस है वापस लिया जाएगा। और धर्मांतरण के नाम पे जो झूठा फंसाया गया है लोगों को, चाहे वो ईसाई समाज के हो या किसी को। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विन 24 का फॉर्मूला तैयार किया है। इसके लिए पार्टी ने मंत्रियों को जीत का टारगेट दिया है, यानी कि चुनाव तक मंत्रियों को अपने गृहनगर के साथ ही प्रभार वाले जिलों में पार्टी की जीत पक्की करने के लिए काम करना होगा। क्या है मिशन 2019 को लेकर कांग्रेस का बिग प्लान, आप भी देखिए।
2018 के दंगल में बीजेपी को संख्या बल में पछाड़ने वाली कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव के लिए बिग प्लान तैयार किया है। पार्टी ने सरकार में शामिल 28 मंत्रियों को लोकसभा में प्रदेश की 29 में से 24 सीटें जितवाने का टारगेट दिया है। पार्टी ने चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए विधायकों के साथ मंत्रियों के गृहनगर और प्रभार वाले जिलों में डेरा डालकर सरकार का बखान करने के निर्देश दिए हैं। रिसेंटली जो विधानसभा के चुनाव खत्म हुए उसमें भी पार्टी की तैयारी काफ़ी अच्छी थी, मगर उसमें कहीं भी जो कुछ भी गैप है वो ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, जिम्मेदारी सौंप दी गई है। प्रचार प्रसार के लिए भी किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए प्लानिंग कर दिया गया है। बड़े पैमाने पे हमारे जो हैं संभागीय सम्मेलन और लोक संपर्क की उसकी कार्यवाही भी शुरू होगी। पार्टी से मिले टारगेट पर मंत्री भी हरकत में हैं। कमलनाथ सरकार के मंत्रियों को पार्टी के निर्देशों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का काम करना होगा और सरकार के फैसले की जानकारी लेकर गांव-गांव में पहुंचाना होगा। संगठन की गतिविधियां जो है चालू हो गई हैं और आने वाले दिनों में सबको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएंगी और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने हमको यहाँ पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया है, उसी प्रकार से जो है देश में भी जो है एक वातावरण जो निर्मित हुआ है। और मंत्रिमंडल में आपको स्थान मिला है ना, आप में कोई योग्यता देखी होगी मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने, तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके लोकसभा में पार्टी के लिए काम करें और चुनाव रिजल्ट के रूप में पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, विजेता का। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर बढ़ने के साथ ही सीटों में इजाफा हुआ है। जहां 2014 के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली थी, वहीं विधानसभा चुनाव में पार्टी को अच्छी खासी सीटें हासिल हुई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 43.4% रहा, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 40.0% रहा। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 54.8% रहा, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 35.4% रहा। 2018 विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी का वोट शेयर 41% रहा, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 40.9% रहा, यानी वोट प्रतिशत में 1% का अंतर। कांग्रेस बीजेपी के बीच वोटों के शेयर में महीन अंतर कांग्रेस का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी है। उस पर मध्य प्रदेश में पार्टी की बनी सरकार से कांग्रेस के आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होना लाजमी है, जिसका असर पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर मंत्री तक के मनोबल पर पड़ना लाजमी है। मिशन 2019 को पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बिग प्लान विन 24 तैयार किया है। पार्टी को उम्मीद है कि 2014 के मुकाबले इस बार वो 24 सीटें जीतने का काम कर सकती है और इसके लिए पार्टी ने सभी 28 मंत्रियों को मैदान में उतारने का प्लान तैयार कर लिया है। कैमरामैन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर खान कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। भोपाल के स्थानीय नेताओं ने राहुल गांधी से सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान को टिकट देने की मांग की है। भोपाल सीट पर पिछले 40 सालों से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने करीना को टिकट देने की मांग की है। कांग्रेस के कई पार्षदों का मानना है कि भोपाल में पटौदी खानदान की बहू को टिकट दिया जाए। मांग हम इसलिए कर रहे हैं, पिछले कई सालों से ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी कब्जे में है और 2019 का जो चुनाव आ रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है उनकी सरकार के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक अवैध किला बन चुका है भारतीय जनता पार्टी का भोपाल, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने के लिए ऐसी शख्सियत चाहिए जो जिसका नाता भोपाल से रहा हो। और करीना कपूर भोपाल की बहू रही हैं इस समय और ग्लैमर भी है। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को उम्मीद है कि अगर वो यहाँ पे चुनाव लड़ती हैं और कांग्रेस पार्टी उनसे बात करके चुनाव लड़वाती है, निश्चित रूप से ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम लोगों ने पत्र लिखा है, राहुल गांधी को पत्र लिखा है और कमलनाथ जी को भी पत्र देने जा रहे हैं। अभी वो 5 छुट्टी पे गए हुए हैं, तो जिस प्रकार से अगर वो तैयार होती हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। होशंगाबाद में सियासी हलचल तेज हो गई है। यहां के सांसद उदय प्रताप के गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा किए गए हैं। ये पोस्टर कांग्रेसियों ने चस्पा की हैं। पोस्टर में लिखा है कि सांसद की जानकारी प्रदेश सचिव के मोबाइल नंबर पर देने का कष्ट करें। पोस्टर पर मुर्दाबाद के नारे भी लिखे हैं। मध्य प्रदेश सरकार
अब बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। तभी तो बीजेपी के 15 साल के शासन में हुए सभी घोटालों की जांच की जाएगी, ये कहना है सरकार के मंत्री जीतू पटवारी का। जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शासन में जो भी घोटाले हुए हैं उसकी जांच होगी। पटवारी ने कहा कि पिछली सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं उसका लाभ बीजेपी नेताओं को ही मिलेगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार ने समय समय पर वो योजनाएं जिसमें अपने लाभ के लिए योजनाएं लागू की, घोटाले किए, अपने नेताओं को फायदा पहुंचाया और मध्य प्रदेश के आम जन की गाड़ी कमाई, खून पसीने की कमाई को लूटा। उन सब मुद्दों पे जांच भी होगी। और बड़वानी पिकअप वाहन 20 फीट नीचे खाई में गिरा, 11 की मौत, 9 घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर। मोड़ पर ट्रैक्टर को बचाने में यह हादसा हुआ। पिपरकुंड से सागमाल जा रहे थे ग्रामीण। बोक पराटा चौकी की ये घटना है। आदिवासियों के घरों में आगजनी, 6 कच्चे मकानों को बदमाशों ने जलाया। अज्ञात बदमाशों ने मकानों को जलाया है। पीड़ित परिवारों ने किया हाईवे जाम। NH 46 पर लगा जाम। आक्रोशित ग्रामीणों ने वाहनों पर पथराव किया है। जमीन खाली कराने की नीयत से मकान जलाने की संभावना। कैंट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। विकास हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, जरा विस्तार से पूरा मामला बताएं। श्रद्धा, कैंट थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पे आदिवासियों के कच्चे मकान बने हुए थे जिसमें आज किसी अज्ञात बदमाश द्वारा आगजनी की गई। बताया जा रहा है कि पेट्रोल या कोई ऐसा ज्वलनशील पदार्थ डाला गया जिसके बाद वहां पर आग लगाई गई। सभी के मकान जल गए, जिसके बाद वहां से आदिवासी जो थे वो आक्रोशित आदिवासियों ने हाईवे पर पहुंचकर हाईवे जाम कर दिया। सभी ट्रकों को रोका है, ट्रकों में पथराव भी किया गया है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि कारण क्या थे। लेकिन जो अंदर से बात निकल के आ रही है वो ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये आदिवासी जहाँ पर इस क्षेत्र में रह रहे थे तो वहाँ की जगह खाली करवाने के लिए कुछ दबंगों द्वारा, कुछ ऐसे माफिया टाइप के लोगों द्वारा आगजनी की गई है। लेकिन फिलहाल अभी मौके पर केवल दमकल पहुंची है, पुलिस नहीं पहुंच पाई है। इस पूरे मामले में अभी पुलिस की विवेचना आगे देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों के इस प्रकार टपरे जलाना अपने आप में केवल बेहद संवेदनशील मामला है। देखना होगा अभी आगे इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल, देखना होगा अब इसमें पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आपसे हम अपडेट भी लेते रहेंगे। शुक्रिया विकास जानकारी देने के लिए। तो बड़वानी जहां पिकअप वाहन 20 फीट 6 कच्चे मकानों को बदमाशों ने जलाया है। अज्ञात बदमाशों ने मकानों को जलाया है और पीड़ित परिवारों ने हाईवे जाम किया है। अब पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है वहां पर। पुलिस के आने के बाद ही पूरा मामला पता चलेगा। और NH 46 पर ग्रामीणों ने पथराव भी किया और साथ ही साथ जाम भी लगाया है। गुना जहां आदिवासियों के घरों में आगजनी की है बदमाशों ने। राहुल कुमार लोढ़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, SP। राहुल जी, क्या ये पूरा मामला है? ये कौन बदमाश हैं जिन्होंने आदिवासियों के घरों को जलाया है? अभी सूचना मिली थी जिसमें कुछ घर में आग लगने की सूचना पे पुलिस पार्टी जो है वहाँ पे तत्काल फायर ब्रिगेड भेजी गई है और वो आग भी बुझा दी गई है। साथ में ही कुछ लोग जो है वहाँ पे हाईवे पे कुछ पत्थर वगैरह रख के बैठ गए थे जी। तो उनसे भी बात करके उनको समझा के वहाँ से हटवा दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये बदमाश कौन है? ये सरेआम ऐसे आग लगाना, मतलब अपराध, ये जो अपराधी हैं इनको खौफ नहीं है या तो कानून का, पुलिस का? बेसिकली अभी आग कैसे लगी है ये नहीं पता चल पाया है क्योंकि आसपास में कुछ अलाव तो जल रहा था, तो हो सकता है कि वो उससे भी आग हो। इशू ये है कि अभी तक किसी ने भी आग लगाते हुए किसी को देखा नहीं है। लेकिन राहुल जी, अगर ये अलाव की वजह से होती तो फिर ग्रामीणों ने जाम नहीं लगाया होता। ग्रामीणों के साथ में बात करने के बाद में ये तथ्य सामने आए हुए हैं कि अभी उन्हें भी मतलब ये है कि कुछ
एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि किसने किया हुआ है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं और इशू जैसे ही सॉर्ट आउट हो जाएगा उसके अंदर जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम लोग कार्यवाही करेंगे। जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।